नमस्कार। हार्ट टॉक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पहले दौर का जो चुनाव है या आप कहें पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है और आज 15 अप्रैल है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो केजरीवाल को डबल झटका लग गया है। पहले तो हाई कोर्ट माफ़ करिएगा सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल उनके मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया। 29 अप्रैल को अब उनका मामला जो है वो सूचीबद्ध होगा और उसके बाद कब उनकी सुनवाई होगी ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मतलब और मायने समझिए, सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामला आज जिसकी सुनवाई हुई उसमें केजरीवाल ने कोई बेल के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया था। उन्होंने चुनौती ये दी थी कि हमारी गिरफ्तारी ही गलत हुई है, मुझे ईडी ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया और जो मुझे जेल हुआ है वो भी गलत तरीके से, और इस मामले की त्वरित सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल सुनवाई की ज़रूरत ही नहीं है त्वरित, और 29 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं। तो यही क्लियर हो गया कि उनको जेल में रहना है। और इन द मीन टाइम आज उनके 15 अप्रैल को न्यायिक हिरासत जो थी उसका समय समाप्त होने वाला था। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में कावेरी भवेजा जो जज हैं उन्होंने सुनवाई जब की तो उनकी न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया। मतलब ये 23 अप्रैल तक राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया, उसके सीमा बढ़ा दी, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको 30 अप्रैल तक राहत नहीं दी। मतलब पूरा अप्रैल केजरीवाल का जेल में बीतेगा। अब आम आदमी पार्टी जैसा कहती है, जैसा उनके प्रवक्ता उनके प्रमुख नेता संजय सिंह की अगुवाई में जो कह रहे हैं कि भाजपा उनको जेल में बंद रखना चाहती है, क्योंकि जैसे ही वो जेल से बाहर होते तो इंडी अलायंस और आम आदमी पार्टी पूरे देश में एक क्रांति कर देती। तो ये उनके पास मौका है, वो जो शुरू से कह रहे हैं, पिछले 25 दिनों से तो कह ही रहे हैं, और संजय सिंह छूटने के बाद तो पता नहीं क्या क्या उन्होंने कह दिया है। लेकिन इसके मायने और मतलब समझिए कि केजरीवाल को राहत नहीं मिल रही है। दूसरी खबर यह है कि कन्हैया कुमार दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ। तो जेएनयू का वो गैंग जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो पूरी तरीके से अब कन्हैया कुमार के साथ होगा। नैरेटिव क्या बनेगा कि कन्हैया कुमार वही व्यक्ति है जिसके अध्यक्षता में जेएनयू में ये नारे लगे थे, और भारत तेरे टुकड़े होंगे ये नारा कन्हैया कुमार के ही समय में लगा था जब वो अध्यक्ष थे। तो वो कन्हैया कुमार अब कांग्रेस के नेता हुए और वो चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव को वो दिलचस्प बनाएंगे। मैंने पहले ही वीडियो में आपसे कहा था कि कन्हैया कुमार यहाँ आएंगे तो इस चुनाव में दिल्ली में कम से कम एक गर्मी बढ़ेगी, और कांग्रेस जो बिल्कुल मृतप्राय दिख रही है उसमें दम कम दिखेगा। हालांकि कन्हैया कुमार क्या कुछ कर पाएंगे ये बिल्कुल पता है, स्पष्ट है कि वो रिजल्ट क्या होने जा रहा है। मनोज तिवारी इतने महत्वपूर्ण और बड़े कैंडिडेट तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, कन्हैया कुमार के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी जो कैंपेन का तरीका है उसमें यही मुद्दा उठाया जाएगा और कन्हैया कुमार को शिकस्त मिलेगी, ये आप देख लीजिएगा। अब बात ये होता है कि अरविंद केजरीवाल तो जेल में हैं। कांग्रेस बहुत बैकिंग कर रही थी, मजबूरन कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस को कोई फ़ायदा मिला नहीं, ये महसूस कर लिया कांग्रेस ने। और आप देख लीजिए पंजाब में, हरियाणा में आम आदमी पार्टी कोई स्पेस कांग्रेस को लेने नहीं दे पाई। तो अरविंद केजरीवाल जो एक बात कह रहे थे पहले कि 2029 को हम ध्यान में रख रहे हैं, अगर आपको ये बात याद हो, तो वास्तव में अरविंद केजरीवाल अगर जेल में रहते हैं और ये चुनाव, अब हालांकि दिल्ली में 25 मई को चुनाव होना है अगर मैं बिल्कुल सही हूँ, तो उस समय तक भी वो जेल से निकल पाएंगे बड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, अगर उनको बेल मिलती है, क्योंकि अभी 25 मई का दिन पूरे 25 दिन हैं, माफ़ करिएगा 25 दिन से ज़्यादा है, आज 15 है, तो लगभग 1 महीना 10 दिन है। तो अगर वो स्थिति हुई तो फिर तो
अरविंद केजरीवाल कुछ फ़ायदा ज़रूर ले सकते हैं और वोट शेयर भी बढ़ सकता है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ चुनाव में आ सकते हैं। लेकिन जो एक परसेप्शन बन गया है वो बन चुका है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में किंग पिन हैं, पैसा लिया गया है, इनके इशारे पर लिया गया है, ये जनता अब मानने लगी है। तो अब कोई नैरेटिव काम आने वाला नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी कितने कमज़ोरी से ये चुनाव लड़ रही है वो बताते वक्त भी लग रहा है कि चुनाव हो रहा है, ये हो क्या रहा है। उसको अपने कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। 300 प्लस की बात करने वाली कांग्रेस 278 सीटों पर अभी अपने कैंडिडेट उतार पाई है और कैंडिडेट खोज खोज के निकाला जा रहा है और उसके बाद वो चुनाव में अपने विरोधी के सामने, एनडीए का जहाँ तक संबंध है, बीजेपी का उसमें मुख्य भूमिका है, वो कितने कमज़ोर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हर जगह अपने दमखम पर मोदी सरकार को हटाने की बात करने वाली कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी, जहां पूरी भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर एक एक दिन में 9-9, 10-10 रैलियां कर रहे हैं, उस जगह पर ज़्यादा फोकस्ड हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत कमज़ोर है। मसलन साउथ, उस साउथ में कांग्रेस का एक कैंपेन होता है, तब तक मोदी और उनकी टीम जो है 3 से 4 कैंपेन कर चुकी होती है। तो विपक्ष एक तरह से पस्त है, वो भाग रहा है और मोदी दौड़ा रहे हैं। और इसीलिए हमने अपने थंबनेल का जो सब्जेक्ट, जो लाइन चुनी है वो ये है कि पस्त विपक्ष बौखला कर भाग रहा है और मोदी उसको दौड़ा रहे हैं। बौखला इसलिए रहे हैं कि उनको कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। हर एक नैरेटिव जो वो सेट करना चाहते हैं उसका तुरंत काट हो जाता है। और आपको याद होगा हमने कहा था घोषणा पत्र या संकल्प पत्र जो कहिए, भाजपा का संकल्प पत्र मोदी के गारंटी के इर्द गिर्द होगा और वो मोदी के गारंटी का मायने ही इतना बड़ा होगा कि वहां विश्वास का संकट ही नहीं है। जनता जिस भी स्तर पर उसे देखेगी समझेगी उससे वो कनेक्ट होगी। अब जनता को ये भरोसा है कि इस पूरे देश में अब 3 ऐसी लाइन खुलने जा रही है जहां पर भविष्य में बुलेट ट्रेन दौड़ सकती हैं। ये भरोसा है क्योंकि मोदी कहते हैं जो हमने गारंटी दी है, जो संकल्प लिया है उसको हम पूरा करते हैं, क्योंकि ये सपना भारतीयों का है। तो यूथ मोदी से जुड़ेगा या इन विपक्षी नेताओं से जुड़ेगा, ये सवाल है, ये सोचना होगा। हम सिर्फ विरोध के लिए विरोध करें उसका कोई मतलब नहीं। कांग्रेस पार्टी या इंडी अलायंस के ये लोग अपने घोषणा पत्रों के माध्यम से हंसी के पात्र बन रहे हैं। इंडी अलायंस का ये एक धड़ा है और आप उसको पूरा कह लीजिए कि वामपंथी विचारधारा, जो एक वामपंथी नैरेटिव है, वो ये कहता है कि हम तो परमाणु आयुध ही खत्म कर देंगे, परमाणु शस्त्र खत्म कर देंगे। माफ करिएगा, मोदी ने इसको मुद्दा बना लिया। कच्चा तीवू का मुद्दा मोदी ने उठाया और दक्षिण में खास करके तमिलनाडु में ये मुद्दा कितना प्रभावी है हमने इस पर वीडियो किया है और आप देख लीजिएगा। अब केरल और तमिलनाडु को मिलाकर के 12 से 14 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे हो रहा है। तमिलनाडु में 10 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिलती हुई दिखने लगी हैं। कच्चा तीवू का एक मुद्दा मोदी ने शुरुआती दौर में उठाया प्रधानमंत्री के रूप में और उस पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने क्या कह दिया कि कच्चा तीवू जो द्वीप है वहां कोई रहता भी है। ये पस्त होकर के बौखलाहट में क्या कुछ बोलते हैं और उसके बाद उस मुद्दे का किस तरीके से दौड़ा दौड़ा करके उसको मोदी पीटते हैं, ये सहज आप देख रहे हैं। आपने घोषणा पत्र पहले जारी किया, कांग्रेस के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद जब संकल्प पत्र आया तो आपके घोषणा पत्र के कोई मायने ही नहीं वहां पर खड़े हो पा रहे। तो घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का एजेंडा बताया जा रहा है।
क्यों नहीं इससे राष्ट्रवादी जो है एक होंगे, क्योंकि उस तरह की बातें कही गई हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत ही खराब स्थिति में विपक्ष अपने आप को लगातार फेंकता जा रहा है। पहले दौर के चुनाव में जबकि पूरी ताकत इंडी अलायंस की लगनी चाहिए थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है, लेकिन आप देखिए तो सब कुछ बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में खड़गे कुछ बोल रहे हैं, राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, इंडिया अलायंस के जो धड़े हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में उनके नेता कुछ बोल रहे हैं। किसी का कोई तालमेल और समन्वय नहीं, सिवाय ये कहना कि ये संविधान बदल दिया जाएगा। अभी लालू प्रसाद यादव एक बयान दे दिए, जरा संविधान बदलते तो देखो, नींद हराम कर देंगे। और दूसरी तरफ मोदी हर एक चुनावी रैली में कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तो संविधान नहीं बदल सकता। उनकी बात को जनता सुनती है, उस पर रिएक्ट करती है। रैलियों में गए लोगों को इकट्ठा किए हुए भीड़ आप मानेंगे तो नहीं, उनकी भावभंगिमा देखिए, उनका उत्साह देखिए। और खास करके तमिलनाडु और केरल में जो रोड शोज हो रहे हैं, आप वीडियोस को नज़दीक से देखिए तो आप समझ पाएंगे कि जनता मोदी से कितना कनेक्ट है। और यही बार बार है कि 10 साल में जो कुछ भी किया, जो करने का प्रयास किया, वहाँ जनता का विश्वास बना हुआ है, कोई संकट नहीं। दूसरी तरफ विपक्ष की भूमिका में रहते हुए पूरे इंडिया अलायंस के नेता, जिसमें राहुल गांधी से लेकर के तेजस्वी और जिनकी भी बात कर लें, अखिलेश यादव, जिस भी नेता की, यहाँ तक कि उदयनिधि मारन की बात कर लीजिए, स्टालिन की बात कर लीजिए, हर एक नेता की। और स्थिति तो यह है कि जो बहुत ज़्यादा बीजेपी को खुल के बोलते, जिनको कहा जाता था कि बीजेपी के बी टीम के प्रमुख सदस्य हैं, ओवैसी, उनकी हालत एक महिला माधवी लता ने किस तरह से खराब कर दी है, ये आप देख सकते हो। तो देखिए और समझिए कि ये चुनाव विपक्ष कितना निष्प्रभावी तरीके से लड़ रहा है। हमें इसको सोच करके एक बार फिर याद आती है कि काश इन 10 सालों में एक सशक्त विपक्ष, समझदार विपक्ष अगर खड़ा हुआ होता तो ये लड़ाई कितनी दिलचस्प होती। जिस लड़ाई में आज सत्ता पक्ष इस कदर लीड ले रहा है कि जो नारा 4 जून 400 पार का है, कहीं वो बिल्कुल हकीकत बनता हुआ पूरी दुनिया को और देश के हर एक नागरिक को न दिखने लगे। हार्ट टॉक भारत में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हम समय समय पर आपसे जुड़ते रहेंगे। हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।